हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग अपनी 500 MCQs की जो प्रैक्टिस चल रही है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ पर कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज उसके आगे 101 से चलेंगे। ओके, तो होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अब तो एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब है, पीजीटी का भी करीब है, एलटी में सभी का अब आपके बहुत ही कम समय रह गया है। तो बस प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी होनी चाहिए अब आपकी। ओके, तो हम प्रैक्टिस आपकी इसकी मिसलेनियस की भी अब करना शुरू कर देंगे। ओके, तो अभी हमारी वर्ड्सवर्थ की चल रही है। तो होप सो क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हूँ, हेल्पफुल हो रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपकी टीजीटी पीजीटी जीआईसी सभी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और एलटी मेंस की भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की हमारे चैनल पे प्रैक्टिस चल रही है, तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल पे जिसमें हमारी 42 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, इस पर प्रैक्टिस है हमारी। ओके, चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 101 से स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट लेट नेचर बी योर टीचर और फ्रेंड। तो ये आपकी जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ ने किस में कहा है? द टेबल टर्न, द इडियट बॉय, पिंटन अवे, डैफोडिल्स। चलिए, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द टेबल टर्न। तो लेट नेचर बी योर टीचर द टेबल टर्न की लाइन है आपके। तो इस पोएम में वो कहते हैं कि जो बुक्स हैं, किताबों से ज़्यादा नेचर जो है, प्रकृति हमें सच्चा ज्ञान देती है। ओके, तो इसीलिए वो कहते हैं नेचर जो है बेस्ट टीचर या बेस्ट फ्रेंड है हमारी। ओके, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द टेबल टर्न। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट वन इज, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ टॉक अबाउट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने बात की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की? ओके, द प्रिल्यूड, द रिक्लूज, लोटस ट्री। बताइए, तो कौन सी पोएम है आपकी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द प्रिल्यूड। ए इज़ द राइट आंसर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात जो है उन्होंने, द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो कि उन्होंने बुक 3 रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज में उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने स्टूडेंट लाइफ का वर्णन किया है। बुक 3 में उन्होंने जो है आपकी बात की है। यहाँ पर जो आपकी प्रिल्यूड में आपकी कितनी बुक है? 14 बुक्स हैं आपकी प्रिल्यूड में, जिसकी बुक 3 में जो उन्होंने बात किया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जो कि आपकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ए करेक्ट आंसर, द प्रिल्यूड बुक 3 रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज में उन्होंने आपकी बात की है कैम्ब्रिज की, जहाँ पर वो पढ़ते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज फ्रॉम। ये लाइन आपकी कहाँ से है? द इडियट बॉय ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, टिंटन अवे नन। चलिए बताइए, तो ये लाइन आपकी कहाँ की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी की लाइन है ये आपकी। तो मैं आपको चाइल्डहुड फिलॉसफी को दिखाती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो बच्चा जन्म के समय जो ईश्वर के करीब होता है, डिवाइन पावर के करीब होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वह दिव्यता उसकी कम होती जाती है। ओके, ये कोड जो है आपकी ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी का है। ओके, तो यहाँ पर बताते हैं बच्चा जब जन्म होता है तो डिवाइन पावर के करीब रहता हो, जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो भूलता जाता है। ओके, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। चलिए नेक्स्ट वन इज, द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार। कॉटेज का हु इज इट्स ओनर। जो कॉटेज है जहाँ पर आपका नाम है इवनिंग स्टार, तो वो उसका ओनर कौन है बताना है। ये पहले बताइए किसकी है? ड्यूक, माइकल, हर्मिट, नन। तो माइकल पोएम भी है, माइकल कैरेक्टर है, उसी का कॉटेज है। हु इज़ द ओनर? माइकल। और इवनिंग स्टार कॉटेज माइकल का रहता है। पोएम में माइकल एक शेफर्ड है और इवनिंग स्टार उसका कॉटेज है। कॉटेज इवनिंग स्टार माइकल का है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, What does the girl in VR7 like to do near her dead sibling? ओके, तो चलिए बताइए, VR7 में जो गर्ल है वो अपनी डेड सिबलिंग के पास वो लड़की क्या करती है बताना है। Sue, sing and eat her dinner, weep, laugh, remain silent। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, Sue, sing and eat her dinner।
पोएम में छोटी लड़की अपने मरे हुए भाई बहनों को भी 7 गिनती है। ग्रेव के पास जाकर, कब्र के पास जाकर सिलाई करती है, गाना गाती है, खाना खाती है। तो ये काम वो है VR7 में वो छोटी लड़की करती है। और आपका क्या करती है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यू सिंग एंड ईट हर डिनर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस? कहाँ पर सॉलिटरी रीपर जो है आपकी पोएम कहाँ की है दिखाई गई? इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, स्कॉटलैंड की है ये आपकी पोएम। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में सेट है। एक लड़की खेत में फसल काटते हुए गाना गा रही है और वहीं से प्रभावित होकर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा था, सॉलिटरी रीपर, जो कि आपकी स्कॉटलैंड में एक हाईलैंड में सेट है। ओके, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाउडोमिया इज बेस्ड ऑन? लाउडोमिया किस पर बेस्ड है? बायोग्राफी, ट्रोजन वॉर, ग्रीक मेथ, नन। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। ओके, ट्रोजन वॉर। लाउडोमिया जो है आपका ट्रोजन वॉर पर आधारित है। लाउडोमिया अपने पति प्रोटेस्टेलियस से प्रेम करती है जो युद्ध में मर जाता है। तो डेथ और ट्रेजिक डेवोशन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ट्रोजन वॉर को पर बेस्ड है आपकी पोएम इस तरह से, लाउडोमिया। ओके, तो करेक्ट आंसर ट्रोजन वॉर हो जाएगा। बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेड एट? वर्ड्सवर्थ जो है अपनी डेथ के पहले कहाँ पर रेजिडेंस, कहाँ पर रहते थे? राइडल माउंट, ग्रासमेयर पर्सोनेज, डव कॉटेज, एलन बैंक। कहाँ पर रहते थे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइडल माउंट में वो रहते थे। ओके, वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ के जो आखिरी साल हैं वो राइडल माउंट में बिताए हैं। ये लेक डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित था। यहीं पर उन्होंने अपनी जो कई पोएम वगैरह लिखी, तो यहीं पर लास्ट टाइम वो रहते थे। ओके, राइडल माउंट में। एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माइकल वॉज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड इन? माइकल जो है पब्लिश्ड हुई है किस एडिशन, लिरिकल बैलेड के किस एडिशन में? फर्स्ट एडिशन 1798, सेकेंड एडिशन 1800, फर्स्ट एडिशन 1802, सेकेंड एडिशन 1805। चलिए बताइए। तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर आप ऐसे ही जान लेंगे। फर्स्ट एडिशन ये तो आपका ही नहीं, फर्स्ट एडिशन 1802 में आया ही नहीं था। सेकंड एडिशन जो है वो भी आपका 1805 में नहीं आया था। तो ये दोनों तो करेक्ट आपके गलत ही हो गए ना, ये दोनों रॉन्ग हो गए। तो इन दोनों में बताइए कौन सा होगा सही? माइकल का भाई ये वॉज पब्लिश लिरिकल बैलेड में कब पब्लिश हुई है? सेकेंड एडिशन एंड फर्स्ट एडिशन। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, सेकंड एडिशन में आई है आपके। ओके, तो इसका जो सेकंड एडिशन है उसमें आई है लिरिकल बैलेड 1798 मूवमेंट की शुरुआत हुई है। माइकल बाद में 1800 जो है सेकंड एडिशन में जोड़ी गई थी। ये रूरल लाइफ और इमोशनल ट्रेजेडी को दिखाती है ये पोएम। तो ये सेकंड एडिशन 1800 में आई है, सेकंड एडिशन में जोड़ी गई थी ये पोएम। सेकंड एडिशन 1800, बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद? वर्ड्सवर्थ की पोएम मोस्टली किससे डील करती है? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, रेवोल्यूशन। वर्ड्सवर्थ की पोएम मोस्टली क्या दिखाती है? सी करेक्ट आंसर, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री का मुख्य विषय क्या था? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि सच्ची भावनाएं जो गाँव होती हैं, रूरल लाइफ होती से मिलती है। सिंपल लोग ज़्यादा नेचुरल और प्योर होते हैं, तो इसलिए उन्होंने पोइट्री में विलेजर्स, शेफर्ड्स एंड नेचर सीन्स ज़्यादा उनकी पोइट्री में मिलते हैं। ओके, तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को वो दिखाती हैं उनके पोएम्स। सी करेक्ट आंसर, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। चलिए नेक्स्ट वन इज, वर्ड्सवर्थ मॉडल्ड ओड टू ड्यूटी ऑन विच रोमन पोइट? ओके, चलिए बताइए। ओड टू ड्यूटी को वर्ड्सवर्थ ने किस रोमन पोइट के मॉडल के रूप में लिखा है? ओविड, वर्जिल, कैटलस, हॉरेस। बताइए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉरेस। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है ओड टू ड्यूटी को रोमन पोइट होरेस की स्टाइल पर लिखा है, शैली पर लिखा है। होरेस की पोइट्री में डिसिप्लिन, मॉरलिटी एंड ड्यूटी पर जोर मिलता है। तो वर्ड्सवर्थ भी इस पोएम में ड्यूटी का मॉरल गाइड बताते हैं। तो यहाँ पर आपका होरेस के मॉडल पर ये लिखी गई है, ओड टू ड्यूटी। रोमन पोइट है जो। डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच पोएम वॉज पार्टली रिस्पॉन्स टू एस.टी. कॉलरिज's रिजेक्शन एंड ओड? ओके, चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पोएम है जो रिस्पॉन्स देती है कॉलरिज की रिजेक्शन एंड ओड का? कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो उसका रिस्पॉन्स है?
रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, टिंटन एबे, द प्रेल्यूड। चलिए बताइए। तो हियर इज़ द राइट आंसर बी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये जो है उन्होंने ओड टू रिजेक्शन एंड ओड जो कॉलिस का है उसके रिस्पॉन्स में लिखी थी इस पोएम को। वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड जो है उसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो जो आपके एस टी कॉलिस की पोएम में रिजेक्शन में सैडनेस और लॉस ऑफ इमेजिनेशन को दिखाया है, और वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड में उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। चाइल्डहुड हो गया, जॉय हो गया, डिवाइन विजन हो गया, तो उसी का रिस्पॉन्स है, ये आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन। वर्ड्सवर्थ का पहला पब्लिक कलेक्शन कौन सा है? विद डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वॉज पोएम इन 12 वॉल्यूम्स, लिरिकल बैलेड्स, द रिवर डेडन एंड इवनिंग वॉक। चलिए बताइए। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ की पहली पब्लिश वर्क है जो कि 1793 में आया था। कब आया था पहला वर्क इनका? 1793 में इनका फर्स्ट वर्क आया है। क्या है? एन इवनिंग वॉक, साथ में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इसमें इन्होंने नेचर को डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, तो ये आपका आया है एन इवनिंग वॉक हो जाएगा, यहाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु कॉज द टेम्परेरी estrangement between वर्ड्सवर्थ एंड कॉलिस 1810। बताइए, हु कॉज, कौन कारण बनता है जो इन दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वर्ड्सवर्थ और कॉलिस के बीच में 1810 में। तो किसके कॉज की किसके कारण से होती है? थॉमस डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब, बेसिल मॉन्टेगू और विलियम हैजलिट। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेसिल मॉन्टेग। बेसिल मॉन्टेग के कारण जो है उन वर्ड्सवर्थ और कॉलिस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें उन लोग में दूरियां आ जाती हैं। अबाउट आई थिंक 10 ईयर्स तक इन लोग की फ्रेंडशिप टूटी हुई रहती है, क्योंकि जो बेसिल है वो जो कॉलिस इनसे बात बताते थे तो वो जाके वर्ड्सवर्थ को उन्होंने बता दी। तो इस तरह से करके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो जिससे इनकी फ्रेंडशिप में काफ़ी अंतर आ गया था, दूरियां हो गई थी इन लोग के फ्रेंडशिप में। ओके, तो बेसिल मॉन्टेग जो है इनकी वजह से कॉज थे, ये कारण हुए। सी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है आप जानते हैं कि अफीम लेते थे और कुछ कारण थे जो उन्होंने इनसे बात बताई, उन्होंने जाके वर्ड्सवर्थ से कुछ बातें, तो इसी से उनकी कॉज बनते हैं आपके बेसिल मॉन्टेग। चलिए, नेक्स्ट वन इज मार्गरेट इज द सेंट्रल ट्रेजिक फिगर ऑफ। मार्गरेट किस पोएम का सेंट्रल फिगर है? माइकल, द इडियट बॉय, द थॉर्न, द र्यून्ड कॉटेज। चलिए बताइए। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द र्यून्ड कॉटेज। ओके, मार्गरेट एक ट्रेजिक कैरेक्टर है, उसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है, वह गरीबी व दुख में मर जाती है। तो सफरिंग, लोनलीनेस और ह्यूमन ट्रेजिडी जो है दिखाई गई है आपके द र्यून्ड कॉटेज पर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्गरेट आपका द र्यून्ड कॉटेज का कैरेक्टर है। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ इज बरीड इन। वर्ड्सवर्थ को बरीड कहाँ किया गया है? एस.टी. ओसवाल्ड्स, एस.टी. माइकल्स, वेस्टमिनिस्टर अबे, होली ट्रिनिटी। तो चलिए बताइए कहाँ पर किया गया है। तो हियर इज द राइट आंसर ए, एस.टी. ओसवाल्ड। एस.टी. ओसवाल्ड चर्च यार्ड में उनको बरीड किया गया है, ग्रेसमेयर में दफनाया गया था उनको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहेगा, एस.टी. ओसवाल्ड चर्च यार्ड। चलिए, नेक्स्ट वन इज वॉन्ड्राकोर एंड जूलिया रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ रिलेशनशिप विद। जो ये आपका वॉन्ड्राकोर एंड जूलिया का जो रिलेशनशिप है ये रिफ्लेक्ट करता है वर्ड्सवर्थ की किस रिलेशनशिप को दिखाता है? मैरी हचिंसन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, एनेट बोलेन, सारा हचिंसन। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। द वर्ड्सवर्थ की पर्सनल लाइफ पर आधारित है। वॉन्ड्राकोर ऑफ एंड जूलिया जो है एनेट बोलेन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यह पोएम वर्ड्सवर्थ की पर्सनल लाइफ पर आधारित है। एनेट बोलेन से उनके जो प्रेम संबंध को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है ये, क्योंकि जो उनका अफेयर रहा है फ्रांस में इनके साथ, इनसे इनकी एक बेटी भी है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या नाम था इनकी, एनेट बोलेन एंड वर्ड्सवर्थ की बेटी का। ओके, तो यहाँ पर ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है एनेट बोलेन के कैरेक्टर और वर्ड्सवर्थ के रिलेशनशिप को दिखाता है। ओके, ये पोएम। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलोसफर्स रैशनलिज्म। ओके, वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस थे किसकी फिलोसफर रैशनलिज्म से? एडमंड बर्क, जीन जैक्स रूसो, थॉमस पेन, विलियम गॉडविन।
तो हियर इज द राइट आंसर डी, विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन रैशनलिज्म जो तर्कवाद के समर्थक थे, उन्होंने वर्ड्सवर्थ उनकी फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे, खास करके जो उनकी शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे। किससे? विलियम गॉडविन के रैशनलिज्म फिलॉसफी से। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम गॉडविन। नेक्स्ट वन इज विच बर्ड इज कॉल्ड अ वॉन्डरिंग वॉइस। अ वॉन्डरिंग वॉइस किस बर्ड को कहा है? कुकू, स्काईलार्क, आउल, नाइटिंगेल। बताइए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द कुकू बर्ड। टू द कुकू पोयम में कुकू बर्ड को वॉन्डरिंग वॉइस कहा गया है। किसमें कहा गया? ये भी याद रखिए, कुकू पोयम में जो कुकू वर्ड है, टू द कुकू पोयम है, उसमें इस बर्ड को वॉन्डरिंग वॉइस कहा गया है, कुकू। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। इन द ब्लाइंड हाईलैंड बॉय द बॉय यूजेज। जो आपका द ब्लाइंड हाईलैंड बॉय है, उसमें बॉय क्या यूज करता है? हॉलोड लॉग, वॉशिंग टब, टर्टल शेल, बास्केट। क्या करता है? वॉशिंग टब का दिखाता है, वॉशिंग टब का यूज करता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोयम में एक छोटा बच्चा वॉशिंग टब को नाव की तरह इस्तेमाल करता है। ओके, तो ये वॉशिंग टब को यहाँ पर आपके दिखाया है विलियम वर्ड्सवर्थ में नाव के जैसे। ओके, तो यहाँ पर द ब्लाइंड हाईलैंड बॉय द बॉय यूजेस वॉशिंग टब। ओके, बी इज द राइट आंसर, वॉशिंग टब। चलिए नेक्स्ट वन इज द रिवर डडन सोनेट सीक्वेंस कंटेन्स। द रिवर डडन सोनेट में सीक्वेंस में कितने सोनेट है? 14, 44, 24, 34। बताइए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिवर डडन में 34 सोनेट्स हैं। यह एक सोनेट सीक्वेंस है जिसमें 34 पोएम्स हैं। द रिवर डडन की जर्नी को पोइटिक फॉर्म में दिखाया गया है। ओके, 34 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 सोनेट्स। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। थोड़ा सा बहुत सेलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं, तो अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड अ ब्यूटियस स्ट्रीम इन द प्रिल्यूड। चलिए बताइए। थेम्स, डरवेंट, वाई, ट्विड। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डरवेंट। ओके, विच रिवर इज कॉल्ड, किस रिवर को ब्यूटियस स्ट्रीम कहा गया है प्रिल्यूड में? तो यहाँ पर डरवेंट नदी, जो डरवेंट रिवर है आपकी, डरवेंट रिवर को प्रिल्यूड में ब्यूटियस स्ट्रीम कहा है। ये वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है। जब वर्ड्सवर्थ कुकरमाउथ में रहते थे, तो वहाँ पर उनके घर के पीछे ही ये नदी बहती थी, और ये जो उनके बचपन से ही उनके मेमोरी में नदी और उसकी जो कलकलाहट है उनके अंदर बसी हुई है। तो ब्यूटियस स्ट्रीम, सुंदर प्रवाह धारा जिसको कहा है हमारे वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड में। कौन सी नदी है? डरवेंट। द बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन ऑफ आइडियाज थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई। ओके, चलिए बताइए। एसोसिएशन ऑफ आइडियाज जो थ्योरी है वो किसके द्वारा डेवलप्ड हुई है? डेविड ह्यूम, जॉन जॉक रूसो, डेविड हार्टले। एसोसिएशन ऑफ आइडियाज ये थ्योरी किसकी है? ये आपकी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ जो आइडियाज़ है ये डेविड हार्टले की थ्योरी है। तो इसके अनुसार जो थॉट्स और मेमोरीज हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी मेमोरी और मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज से। तो यहाँ पर डेविड हार्टले की ये थ्योरी है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविड हार्टले। नेक्स्ट वन इज द वैगनोर इज डेडिकेटेड टू। किसको डेडिकेट की गई है वैगनोर? रॉबर्ट साउदी, वॉल्टर स्कॉट, चार्ल्स लैम, थॉमस डिकेंसी। चलिए बताइए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स लैम। ओके, वैगनोर जो है वो आपकी द पोएम चार्ल्स लैम को, यह पोएम जो है वो चार्ल्स लैम को डेडिकेट की गई है। लैम वर्ड्सवर्थ के क्लोज फ्रेंड थे। ओके, तो उनको ये डेडिकेट की गई है द वैगनोर। सी करेक्ट आंसर, चार्ल्स लैम। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई? माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, द मैरी क्वीन। बताइए, इजी है, बताइए किसका आंसर? डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ये नहीं है आपकी। करेक्ट आंसर द मैरी क्वीन, ये नहीं है। किसकी है ये पोएम आपकी है द मे क्वीन। मैरी क्वीन कह रहे हैं, मे क्वीन जो है ये आपकी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है। ओके, बाकी सब ये सब आपकी वर्ड्सवर्थ की है, ये आपकी टेनिसन की है मे क्वीन।
डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, वर्ड्सवर्थ की नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन। कब उन्होंने पब्लिश की है अपना ये पोएम जो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक को? फरवरी 1793, फरवरी 1794, फरवरी 1797, फरवरी 1798। चलिए बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, फरवरी 1793। विलियम वर्ड्स की आपकी पहला पब्लिश वर्क है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इन पोएम्स में उन्होंने नेचर का डिटेल वर्णन किया है। पोएटिक कैरियर की शुरुआत की थी इन्होंने यहाँ से। ओके तो यहाँ पर फरवरी 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ की पोएम किससे मोस्टली डील करती हैं? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, रेवोल्यूशन। अभी हो चुका आई थिंक, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम्बल एंड करेक्ट रस्टिक लाइफ। ओके सी इज़ द राइट आंसर। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को दिखाती हैं। मानना था कि गांव के लोग सीधे और सरल होते हैं, नेचर प्योर होते हैं। हो चुका आई थिंक। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज द सॉलिटरी रीपर कंपोज्ड इन 1805 वॉज पब्लिश्ड इन। कंपोज की गई है 1805 में, पब्लिश कब हुई है? 1805, 1806, 1807, 1808। चलिए बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1807 में। ये पोएम लिखी थी उन्होंने 1805 में लिखी थी, लेकिन 1807 में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में ये आपकी पब्लिश हुई है। ओके सी इज़ द राइट आंसर, 1807 में पब्लिश हुई है। चलिए नेक्स्ट वन इज द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन। सॉलिटरी रीपर में जो गर्ल है गाना गा रही है वो किस में गा रही है? इट इज़ गैलिक, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी। चलिए बताइए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इट इज़ गैलिक। ये जो है वो गर्ल है वो सिंग कर रही है, अपनी मातृभाषा हो गई, स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड के हाईलैंड में वो कर रही है, तो वहाँ की अपनी मातृभाषा में गा रही है। इट इज़ गैलिक भाषा में वो वहाँ पर गाती है। वो गर्ल रीपर है, वो गीत गा रही है, वो गैलिक भाषा में गा रही है। पोइट को भाषा तो नहीं समझ में आती है कि क्या भाषा है, लेकिन जो म्यूज़िक का एफर्ट है उसको उनको महसूस होता है। जो म्यूज़िक है उसकी धुन है वो उनके मन में बस जाती है, उसी को वो बहुत ही उनको वो टच करती है। उनके जो संगीत है वो उनके मन में बस जाता है। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज़ गैलिक। ओके ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड दीज लाइन्स फ्रॉम। बताइए। सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, लूसी पोएम, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। चलिए बताइए। अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड, ये किस पोएम की लाइन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शी वॉज अ फैंटम डिलाइट। ओके डी इज़ द राइट आंसर, शी वॉज अ फैंटम डिलाइट। ये जो पोएम है उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन है ये उनके लिए है। इसमें जो एक आइडियल वोमेन का चित्रण किया है उन्होंने, सुंदरता हो, ब्यूटी प्लस सिंप्लिसिटी प्लस ग्रेस, तो इस तरह करके उन्होंने ये उनके वाइफ के लिए, वाइफ को ही डेडिकेटेड है समझ लीजिए, वाइफ के लिए लिखा है उन्होंने। क्या है? शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर रेफर्स टू। चलिए बताइए। तो किसको रिफर कर रही है ये लाइन? मैरी हचिंसन, डॉरथी वर्ड्सवर्थ, एनिट वायलन, नन ऑफ दीज। तो बताइए। वन करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मैरी हचिंसन के लिए है, उसी की पोएम की लाइन है, फैंटम ऑफ डिलाइट की ही लाइन है ये लाइन। और मैरी हचिंसन को आइडियल वाइफ के रूप में उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। ओके हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर refers to Mary Hutchinson. Okay, A is the right answer. Next one is in 1791 Wordsworth in France witnessed. 1791 में वर्ड्सवर्थ फ्रांस में विटनेस थे किस चीज़ के? फ्रेंच पोइट्री, फ्रेंच ड्रामा, फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। पता होगा आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव देखा, इससे वे शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें उनको जो थी उन्होंने अपना देखा तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो विटनेस थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स, द स्पैरोज नेस्ट रेफर्स टू। चलिए बताइए। ये जो लाइन है वो किसको रेफर कर रही है? रिवर बॉय, एनिट वायलैंड, डॉरथी वर्ड्सवर्थ, एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड। बताइए। शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ओके
डोरेथी वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के लिए कह रहे हैं कि ये लाइन जो है सिस्टर डोरेथी के लिए है। डोरेथी ने उनकी इमेजिनेशन और नेचर लव को शेप किया, तो इस तरह से वो कह रहे हैं शी गेव मी आइज एंड शी गेव मी ईयर्स। ओके, तो डोरेथी वर्ड्सवर्थ के लिए है स्पैरो द स्पैरो नेस्ट रेफर्स टू डोरेथी वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन इज द एक्सकर्सन 1814 मार्क्स। एक्सकर्सन जो 1814 में क्या मार्क करता है? ग्रोथ ऑफ नेचुरल सेंसिबिलिटी, डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, हाइट ऑफ हिज फेम, बिगनिंग ऑफ फ्रेंडशिप विद कॉलेरिज। बताइए एक्सकर्सन जो आपका 1840 में आया क्या मार्क कर रहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। यहाँ पर पोइट्स क्रिटिक्स के अनुसार जो है पोएम में उनकी अर्लियर जो क्रिएटिविटी थी वो कम हो गई है और इसलिए उन्हें डिक्लाइन का यहाँ पर संकेत जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक्सकर्सन मार्क करता है डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज दिस विल नेवर डू, हु सेड दिस अबाउट एक्सकर्सन। ये लाइन किसने कहा एक्सकर्सन के लिए? ये सफल नहीं होगा, तो इस तरह से करके किसने कहा है? तो ये इलियड, आर्नोल्ड, कॉलरिज, जेफरी। तो दिस विल नेवर डू ये कभी सफल नहीं होगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक्सकर्सन के लिए जेफरी ने कहा है। फ्रांसिस जेफरी ने एक्सकर्सन को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है दिस विल नेवर डू, ये कभी सफल नहीं होगा। ये कम्युनिटी में हमने पूछा है, डी करेक्ट आंसर जेफरी। चलिए नेक्स्ट वन इज व्हेन वेयर लिरिका बैलेट पब्लिश्ड। कब पब्लिश हुआ है लिरिका बैलेट? इजी क्वेश्चन है, बताइए, तो पता ही होगा। सी करेक्ट आंसर 1798 में। रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से। ओके, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा 1798। चलिए नेक्स्ट वन इज विद हुज हेल्प वेयर लिरिका बैलेट पब्लिश। किसके हेल्प के साथ, कोलैबोरेशन के साथ हुई है? ये भी पता ही आपको। ए करेक्ट आंसर रहेगा एस.टी. कॉलरिज। ओके, एस.टी. कॉलरिज। सब रिवीजन है आपको, अगर नहीं समझ में आ रहे तो ये सब बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। ए करेक्ट आंसर कॉलरिज की कोलैबोरेशन से हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ बिगिन फ्रेंडशिप विद कॉलरिज। कब शुरुआत हुई है कॉलरिज और कॉलरिज वर्ड्सवर्थ की दोस्ती की? 1795, 98, 99। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1795 में वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, उनकी दोस्ती की वहीं से शुरुआत हो जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1795। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज्ड। वर्ड्सवर्थ क्या बताते हैं? रीजन क्या दिखाते हैं पोएम में? रीजन, इमोशंस, टेक्नोलॉजी, साइंस। इमोशन के हमें दिखते हैं, इमोशन का पता चलता है हमें वर्ड्सवर्थ की पोएम से। उन्होंने कहा ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग पोइट्री के आधार पर इमोशन है, ना कि लॉजिक। तो इस तरह से उनका ये फिलॉसफी है उनकी, उन्होंने इमोशन को महत्व दिया है अपनी पोएम्स में। बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज ही बिलीव्ड पोइट्री शुड बी रिटन फॉर। उनका क्या विश्वास था पोइट्री कैसी लिखी होनी चाहिए? एलाइट, कॉमन पीपल, किंग्स, स्कॉलर्स। तो कॉमन पीपल के लिए उन्होंने लिखने को कहा है। उनका मानना था पोइट्री सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, आम लोगों के लिए लिखी जानी चाहिए। कहा लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि हर एक आदमी, आम आदमी भी उसको पढ़ सके। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? प्रेल्यूड, टिंटरनवे, द एक्सकर्सन, ओड टू ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द प्रेल्यूड। ओके, प्रेल्यूड जो है वो आप इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कही जाती है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द प्रेल्यूड। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ पोइट्री मेनली डील्स विद। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री मेनली किससे डील करती है? वॉर, नेचर एंड मेमोरी, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो बी करेक्ट आंसर है, हम जानते ही हैं वर्ड्सवर्थ ऑफ वर्शिपर ऑफ नेचर कहे जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर नेचर एंड मेमोरी हो जाएगा। ओके, वर्ड्सवर्थ की कविता में आपको प्रकृति, नेचर, मेमोरी दोनों का गहरा संबंध में मानते हैं। मेमोरी के माध्यम से हम नेचर के अनुभव को फिर से जी सकते हैं। तो नेचर एंड मेमोरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। नेचर के तो पोइट ही हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर कहे जाते हैं। मेमोरी और नेचर कहते हैं, और मेमोरी के थ्रू हम नेचर को फिर से जी सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है। नेचर के बहुत बड़े पोइट है हमारे वर्ड्सवर्थ। चलिए नेक्स्ट वन इज इमॉर्टेलिटी ओड डील्स विद। इमॉर्टेलिटी ओड क्या दिखाता है? पॉलिटिक्स, चाइल्डहुड विजन, वॉर, रिलीजन। चलिए बताइए, 143 का आंसर करिए।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चाइल्डहुड विजन। चाइल्डहुड विजन को दिखाता है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में चाइल्डहुड को डिवाइन बताया गया है, कैसे कि बच्चा ईश्वर के करीब होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो उसका विजन कम हो जाता है और वो भूल जाता है अपनी वो डिवाइन पावर, ईश्वर को जो है महसूस करता है बच्चे के रूप में। तो चाइल्डहुड विजन को यहाँ पर बताता है, दिखाता है। चलिए नेक्स्ट वन इज नेचर इन वर्ड्सवर्थ इज। नेचर वर्ड्सवर्थ के लिए क्या है? एनिमी, टीचर, मशीन, डेकोरेशन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टीचर। ओके, तो यहाँ वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर एक गाइड है, एक टीचर के रूप में है। ओके, तो बी राइट आंसर रहेगा। गाइड है उनके लिए, टीचर है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट केम इन। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट बताइए। अभी लिरिकल बैलेट बताइए, अब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कब आया है? 1798, 99, 1800, 1802। चलिए बताइए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1800। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट रोमांटिक पोइट्री का मैनिफेस्टो माना जाता है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की नई डिफिनीशन दी, सिंपल लैंग्वेज, कॉमन लाइफ, इमोशनल पर ये आधारित है। तो ये आपका 1800 में आया था लिरिकल बैलेट रोमांटिक पोइट्री। ओके, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट 1800, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स विच सोनेट ऑफ थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के किस सोनेट को वर्ड्सवर्थ ने इन द प्रीफेस में एग्जामिन किया है, डिस्कस किया है? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, ऑन द डेथ ऑफ एलजी राइटर, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट। चलिए बताइए। तो हियर इज द राइट आंसर ए, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रीफेस में थॉमस ग्रे के सोनेट को डिस्कस किया। ये इसमें उन्होंने पोएटिक डिक्शन पर अपनी राय स्पष्ट की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहेगा, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। A is the right answer. Next one is a poet is a man speaking to men. Who said this? Wordsworth, Shelley, Keats, Arnold. चलिए बताइए। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ही रहेगा। आप जानते हैं क्योंकि वर्ड स्टेटमेंट आप वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट जो है आपका वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थ्योरी को दिखाता है कि पोइट कोई अलग या स्पेशल व्यक्ति नहीं होता, वो आम इंसानों से बात करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है पोइट्री कैसी होनी चाहिए, कॉमन मैन भी पढ़ सके, ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की है ये आपका कह रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज्ड विच पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ किस पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, रेनेसेंस पोएटिक डिक्शन, नन। तो ये पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ए रहेगा, न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। इसी के इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इसी को अगेंस्ट आपका रोमांटिक एज निकल कर आता है। ओके, तो न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन को वर्ड्सवर्थ ने अपने कि आर्टिफिशियल जो लैंग्वेज को यहाँ पर रिजेक्ट किया है और उन्होंने सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेफर किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज को रिजेक्ट करते हैं और नेचुरलिटी की ओर आने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा, न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। नेक्स्ट वन इज नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज लाइन्स आर फ्रॉम। कहाँ से ये लाइन है? नो प्लीजेंट इमेजेस आर, बताइए। द प्रील्यूड बुक फर्स्ट, द प्रील्यूड बुक सेकेंड, द प्रील्यूड बुक थर्ड, द प्रील्यूड बुक फोर्थ। चलिए बताइए कहाँ से है? और आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द प्रील्यूड बुक फर्स्ट से है आपका। ओके, ये प्रील्यूड, ये जो लाइन है प्रील्यूड बुक फर्स्ट से है, जो इसमें चाइल्डहुड मेमोरी और इमेजिनेशन का वर्णन है। नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज। ओके, बुक फर्स्ट से है। करेक्ट आंसर द प्रील्यूड बुक फर्स्ट से है ये लाइन आपकी। चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर अबाउट 50 ईयर्स अमंग। चलिए बताइए वर्ड्सवर्थ कहाँ पर रहे हैं 50 ईयर्स तक के बीच में, वो कहाँ पर रहे हैं? चलिए बताइए। कम्बरलैंड डेल्समैन, ऑल्फॉक्सडन विलेजर्स, हॉक्सेड कंट्रीमैन, फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट्स। तो कहाँ पर रहे हैं? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, किम्बरलैंड डेल्समैन। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने लगभग 50 साल लेक डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल लोग हैं किम्बरलैंड डेल्समैन के बीच में वहाँ पर बिताए हैं उन्होंने। ओके, तो किम्बरलैंड डेल्समैन हो जाएगा 50 ईयर्स के अराउंड, जहाँ पर उन्होंने रस्टिक लाइफ, सिंपल पीपल, इसी कारण से उनकी पोइट्री में रस्टिक लाइफ, सिंपल पीपल, नेचर का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए किम्बरलैंड डेल्समैन में बिताए हैं 50 ईयर्स अराउंड। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। ओके,
तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन को हम लोग रीड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हम आज 150 क्वेश्चन हो गए। अब आगे के हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हो गए आज के। होप सो आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए हुए होंगे, प्रैक्टिस अच्छी रही होगी और कितना है आपके सही रहे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन आज के। अब हम 151 से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो क्लासेस तेरे प्रैक्टिस के लिए, हमारे चैनल ब्राइट वर्ड्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं एमसीक्यूज बेस्ड पर आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ तो मोस्टली सभी के लिए है, तो ऑल ओवर सभी लिटरेचर के से संबंधित क्लास के लिए आपके लिए बेनिफिशियल क्लास है। तो अभी तक आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी क्लास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।